सर जब आप डिस्कस करो थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता रहा था इसमें सर एक और भी चीज होती है सर थोड़ी सी, जैसे कि इन्होंने हमें 7 ऑप्शन दिए कि मतलब टोटल ओवरऑल, और उसमें से हमें 4 पिक करना है। तो सर हम ये उसको कितने मतलब कुछ जैसे क्रिमिनल एनलार्जमेंट है उसमें स्पेसिफिक छोटा सा मतलब एक पॉइंट होता है कि लिमिटेड पावर्स हैं, लेकिन एसएलपी के अंदर हम वी कैन रेज सो मेनी मतलब क्वेश्चंस। तो सर थोड़ा सा ये भी एक माइंड में मुझे, क्योंकि सर आई हैव बीन वेरी डिप्रेस्ड विद द ड्राफ्टिंग पेपर। उसमें सर क्या हुआ, जैसे कि मतलब एक तो ऑप्शंस उन्होंने इतने सारे दिए, फिर उसके बाद सर मैं ये नहीं ऑप्ट कर पाता, क्योंकि आपके साथ लास्ट टाइम एक बार किसी स्टूडेंट ने मतलब हम में एडवोकेट ने आपसे क्वेश्चन करा था, तो आपने कहा था अगर तो आप रिपीट करो पेपर तो पेपर 1 करना, बिकॉज दैट इज वेरी इजी फॉर यू। तो सर उस एस्पेक्ट से मैं समझना चाह रहा था, जैसे 7 क्वेश्चंस होते हैं, तो हम जो पिक करें उसमें ऑप्शंस में मतलब बेटर कौन से ऑप्शंस होते हैं, जैसे ये क्रिमिनल इजी होता है या मतलब एसएलपी थोड़ा टफ होता है, या इस एस्पेक्ट को भी सर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है सर थोड़ा कंसिडर करिएगा। देखिए, जहां तक इजीनेस और टफनेस का सवाल है, पहले तो मैं उस पॉइंट पे आ जाऊं। ये इजीनेस और टफनेस सब्जेक्ट सेंट्रिक नहीं है, दिस इज द इंडिविजुअल सेंट्रिक। पहली बात, मैं 2 मिनट एलोबरेट करना चाह रहा हूं। यदि ऐसा है कि मुझे जो है ना ड्राफ्टिंग में मैंने अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप हुई, तो आई आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इनटू द ड्राफ्टिंग। यदि मुझे रिपीट करना हो तो मैं ड्राफ्टिंग पेपर रिपीट करूंगा, क्योंकि फुल क्लियरिटी मेरे पास, या फिर प्रोफेशनल एथिक्स में करूंगा। बट डिपेंड करता है, या फिर लीडिंग केसेस पेपर 1 को मैं लास्ट में करूंगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि अप्लाइड जो पार्ट होता है ना, फॉर एग्जांपल यदि आप साइकिल बनाने की बात करें, तो साइकिल में मैंने कई बार कहा है एक लॉ नहीं, बहुत सारे लॉ इन्वॉल्व होते हैं। न्यूटन्स लॉ होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ये फोर्स होगा, रोटेशनल मोशन होगा, बहुत सारे लॉ वहां इन्वॉल्व। लेकिन जब वन बाय वन लॉ की डिस्कस करें, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, तो उसके लिए मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो द कॉम्प्लेक्सिटी की जहां तक सवाल है वो पेपर 1 में कम है। इन शॉर्ट, पेपर 1 इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, whatever we have learned through paper 1, paper 4, paper 3, all things have to be applied into the paper 2 as and when required। तो वो बहुत सारी चीजें आती है वहां। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटर करता हूं सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की ड्राफ्टिंग का 2 पार्ट है, एक एपलेट पार्ट है, दूसरा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मैं एपलेट जुरिडिक्शन पे हूं, यानी एपलेट जुरिडिक्शन में आपके हाथ में एक जजमेंट होता है या ऑर्डर होता है जिसको चैलेंज किया जाता है। एम आई राइट? करेक्ट सर। और उसको हमको चैलेंज करना है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में। सो एपलेट प्रोविजन जो भी है, उसके लिए एपलेट जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो कौन कौन सा है? 1, आर्टिकल 132, या आर्टिकल 133, या आर्टिकल 134, या आर्टिकल 136। These are the sources from constitution. However, आर्टिकल 132, 133, 134 स्ट्रेट फॉरवर्ड अपील है, और आर्टिकल 136 एक स्पेशल जुरिडिक्शन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, जो आपके मैटर को सुना जाता है, और जब वो मैटर फिट लगता है तो उसको अपील में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनिंग और इंटरफेयरिंग इनटू द इम्पुंग जजमेंट। इम्पुंग जजमेंट में इंटरफेयर करने के लिए लीव ग्रांट किया जाता है, और नाउ दे आर कन्वर्टेड इनटू द अपील। So am I clear up to this point? एब्सोल्युटली सर। और हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब हमारे पास इम्पुंग जजमेंट आता है, then we have to challenge it in the form of petition। और सुप्रीम कोर्ट के पिटिशन में 3 इंग्रेडिएंट।
अभी अभी हमने आपको एक फैसेट दिखलाया कि कॉन्स्टिट्यूशन से 4 आर्टिकल डेडिकेटेड है फॉर द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, बट there are series of statutes which is also routing towards Supreme Court as an appeal, like Consumer Protection Act, Advocate Act, Income Tax Act, RTI Act, and so forth. Even बहुत सारे हैं, कुछ सिविल से, कुछ क्रिमिनल से। मैं उसको थोड़ा सा साइड करता हूं, क्योंकि ये समझ लेते हैं ना चारों तो अपने आप आ जाता है सब कुछ। अब इन चारों में 3 चीजें आपको, 3 लेयर हम बनाते हैं। एक लेयर ये है जो आपको डिसाइड करना है कि किस सोर्स के थ्रू पिटिशन में एंटर करें, और वो डिसीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट ऑफ द केसेस। कई बार ऐसा सर्टिफिकेट के साथ सब कुछ आया है तो 132 भी जा सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है तो, यानी 132 के सारे क्राइटेरिया को जब फुलफिल करेगा तो 132 के अंदर पिटिशन जाएगा, या फिर 133 का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो 133 के अंदर जाएगा। क्रिमिनल मैटर है, 134 का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो 134 के अंदर जाएगा, या फिर क्रिमिनल इनलार्जमेंट एक्ट का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो उसके अंदर पिटिशन जाएगा। द फर्स्ट स्टेज इज फैक्ट ऑन द हैंड, जो आपके पास है उस बेसिस पर आप ये चेक करेंगे कि ये किस प्रोविजन का क्राइटेरिया फुलफिल करता है, सो दैट ये पिन पॉइंटेडली डिसाइड हो जाए कि ये किसके अंदर जाना है और क्यों जाना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, या कहें प्री पिटिशन स्टेज, राइट। और बहुत सारे एग्जामिनर इसी पॉइंट पे कंफ्यूज रहते हैं कि एसएलपी जाएगा या अपील जाएगा, इस सेक्शन में जाएगा या उस सेक्शन में जाएगा, और इसकी क्लियरिटी प्रोविजन ऑफ लॉ में ही है, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, रूल्स में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रोविजन में जाने की। यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का केस है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाएंगे, यदि क्रिमिनल है और लाइफ मिला हुआ है तो 134 जाएगा, यदि 10 साल से नीचे का है तो क्रिमिनल इनलार्जमेंट में, 10 साल के आसपास है तो क्रिमिनल इनलार्जमेंट में एंटर करेंगे। मतलब यू कैन से कि प्रमा फेसाई आप डिसाइड करते हैं कि किस पिटिशन के, किसके अंदर ये जाएगा, मतलब व्हिच इज द सोर्स फॉर फाइलिंग द पिटिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, राइट। और वो है सब्जेक्ट टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ अवेलेबल विद अस। मैंने बोला प्रोविजन ऑफ लॉ under which we are filing the petition before the Supreme Court are available with us, and you are the custodian of that, like Article 132, 133, 134, 136, criminal enlargement और अदर स्टैट्यूटरी अपील। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जानते हैं, जो पेपर 1 में आप पढ़ चुके हैं, राइट। तो आपके लिए डिसीजन लेना आसान है। इंदु मैम आवाज आ रहा है, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, अहमद साहब आप भी। तो आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान है कि किसके थ्रू एंटर किया जाए, विच इज द बेस्ट एंट्री रूट। कई बार आपको अल्टरनेट दो चीज दिख जाएगा, ये भी जा सकते हैं, ये भी जा सकते हैं। सो ऑन दैट पॉइंट ऑफ द टाइम योर डिस्क्रिप्शन है कि आप किसको अवेल करें एंड विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। स्पेशली कई बार आपको दिखेगा कि एसएलपी जाए या 32 जाए, ऐसे कंडीशन में आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कोर्ट पहले किसको एंटरटेन करेगा।
शो करेगा। तो कोर्ट का जो कल्चर और ट्रेंड है वो 32 को एंटरटेन करने से पहले बोलेगा कि 136 से एंटरटेन, राइट। तो वहां पर आपको एप्रोप्रिएटली 136 के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर ट्रांसफर जुरिडिक्शन करना। जैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, वो कंफ्यूजन था कि ट्रांसफर पिटिशन इन्वोक करें या रेट इन्वोक करें, क्योंकि बहुत सारे एफआईआर को ट्रांसफर करना था और वर्ड ट्रांसफर था। so many persons were entered into the transfer, but क्योंकि वो केस तो रजिस्टर हुआ नहीं किसी कोर्ट में, एक केस और का ट्रांसफर लास्ट ईयर एक और क्वेश्चन था सर, जिसमें कंटेम्प्ट में हाई कोर्ट ने कस्टडी में ले लिया था, उसमें अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स पूछा गया था, उसमें भी काफी कंफ्यूजन आया था लोगों को। हाँ, तो ये क्लैरिटी आपको तभी आएगी, ये क्लैरिटी आपको तभी आएगी जब पेपर 1 के जुरिडिक्शन आपके ब्रेन में क्लियर होंगे और उसकी टेस्ट वहां हो चुकी होगी। तो ये पार्ट आप यहां अप्लाई करेंगे हिडनली, जो कहीं नहीं लिखा हुआ है, समझे। ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है पेपर 2। वंस यू करेक्टली डिसाइडेड, क्योंकि यहां आपने गलत कर दिया तो मार्क्स लूज करने के सीन बन गए। आप समझ रहे हैं कि मैं पेपर 1 क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, और पेपर 1 वहीं पे मैंने कहानी क्लोज है, उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। नाउ अनदर पार्ट इज, दूसरा पार्ट जो है आप हम एंटर करना है, और दूसरा पार्ट ये है कि अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा या पिकअप करना पड़ेगा। डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, पिकअप करने की जरूरत है कि व्हाट वुड बी द फॉर्मेट फॉर द ड्राफ्टिंग। सुप्रीम कोर्ट में इन चारों चीजों में या किसी भी अपील में आपको करना तो एक चीज है, और वो ये है कि आपको सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाने हैं, राइट। आपको सिनॉप्सिस लिखने हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा, और आपको ये कुछ डिक्लेरेशंस लिखने हैं, क्योंकि ये पहला पिटीशन है टाइप से, नहीं तो गोल गोल घूमता रहेगा। नीचे के रिकॉर्ड को हमने फॉलो किया है, ये सारे मैंडेटरी है, जो कि 30 फॉर्म 28 का फॉलो अप है। उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, इम्पाउंड ऑर्डर का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तुम ले जाओ तुम, समझ गए। और ग्राउंड देना पड़ेगा और प्रेयर देना पड़ेगा। और फॉर्म 28 इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि एडिशनल इंटरिम रिलीफ के लिए एक एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, जो हाई कोर्ट में होती है। वो ऑलरेडी यहाँ इनकॉर्पोरेट करके वहां ग्राउंड दीजिए एंड प्रेयर दीजिए एंड डन। सो थिंग्स आर कंसोलिडेटेड इन वन प्लेस, राइट। फिर भी डिफेक्ट लगाती है रजिस्ट्री के, पहले कवर पेज होना चाहिए, उसके बाद एक इंडेक्स होना चाहिए, उसके बाद लिमिटेशंस के ये होने चाहिए। सो वो भी आपको ब्रेन में रखने हैं, सो दैट कि जैसे लास्ट टाइम पूरा कंप्लीट पूछा कि आप ये फॉर्मेट जानते भी हैं या नहीं। सो दूसरा स्टेज है फॉर्मेट ऑफ पिटीशन। Does this form 28 will apply on the appeal? Does this apply to the statutory appeal? So there are a lot of secondary things concerned to the format, right? Now third stage is, what is the merit of case? मतलब आपने स्ट्रक्चर बना लिया जो गांधी जी को बैठाना है, कहां बैठाना है ये भी डिसाइड हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब अगला स्टेज ये है कि उसमें आत्मा डाला जाए, सो दैट एटलीस्ट गांधी जी स्माइल करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। केस की आत्मा जो है ना, वो फॉर्मेट में डालने के लिए किस चीज की जरूरत है? उसके लिए सबसे पहले और सबसे लास्ट में
एक ही चीज की जरूरत है कि आपके सामने इश्यूज क्या है, दैट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। रिलीफ क्या चाहिए, प्रेयर, और एसएलपी में प्रेयर फिक्स है, अलाउ करो, इसलिए उसको छेड़छाड़ नहीं करना। आपको ये बताना है, इंटरिम प्रेयर लेना है कि हमको ये करना है वो करना है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्राउंड। सो अल्टीमेटली दो ही चीज प्राइम कंसर्न पे आकर के सेट हो जाता है, एक ग्राउंड और दूसरा क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब तीसरा पॉइंट कहें तो वो है सिनॉप्सिस, राइट। और सिनॉप्सिस के नीचे ही हम लोग लिखते हैं क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ डेट्स। तो कुल मिलाकर के 4 पिलर पे पूरा पूरा मैटर स्टैंड करता है, और वो 4 पिलर है, नंबर 1 ग्राउंड या फैक्ट, नरेशन ऑफ फैक्ट जिसको हम कहते हैं लोड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, लिस्ट एंड डेट्स, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स 1, या और ऊपर से गिनती करें, ऑर्डर में गिनती करें तो पहले सिनॉप्सिस, दूसरा लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स, तीसरा सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड चौथा ग्राउंड। ये 4 एरिया वहां है जहां आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर केस समझी जाएगी, और वहीं पर आपको पिच किया जाएगा क्यों आपका केस मेंटेनेबल है, मतलब क्यों आपका केस सुना जाए, रिलीफ दिया जाए या नहीं दिया जाए। यानी पूरी आत्मा यही चारों है। और जिसका एडवर्टीजमेंट मोड एंड प्रॉपर कैच लाइन वो सिनॉप्सिस है, वहां से शुरू होगी इम्पुंग जजमेंट को देखते हुए, क्योंकि ये सब तो इम्पुंग जजमेंट पढ़ने के बाद ही, पूरे केस को स्टडी करने के बाद ही ये सारा चीज आप कल्ड आउट करके वहां इनकॉर्पोरेट करें। और मेजर टाइम चैलेंज ये है कि आप इश्यूज को कैसे समझेंगे कि आपके केस में गड़बड़ी क्या हुई है। फिर से मैं रिपीट करता हूं इन वेरी शॉर्ट पीरियड, ड्राफ्टिंग के केस में 3 डिफरेंट फेज, तीनों डिफरेंट फेज के लिए मार्क्स अवॉर्डेड है। अब आप अज्यूम कर लीजिए, यदि किसी भी फेज में आपने गलती की तो आप मार्क्स लूज करेंगे। पहला फेज ये है प्री ड्राफ्टिंग फेज। ये वो फेज है कि जब आपके सामने पूरी केस हो, ब्रीफ हो, इम्पुंग जजमेंट हो, और आपको ये डिसाइड करना हो, एटलीस्ट इम्पुंग जजमेंट इज सफिशिएंट टू डिसाइड दैट कि ये मैटर आपको किस प्रोविजन के अंदर फाइल करना है। आर्टिकल 132 फाइल करना है, आर्टिकल 133 फाइल करना है, आर्टिकल 134 फाइल करना है, आर्टिकल 136 फाइल करना है, आर्टिकल 32 फाइल करना है, सॉरी 32 में बोल गया अलग क्योंकि वो अपील नहीं है। यहाँ पर या फिर आपका स्टैट्यूटरी अपील फाइल करना है, या क्रिमिनल इनलार्ज। एक चीज तो क्लियर डिसाइड हो जाता है ना कि ये क्रिमिनल है या सिविल। नॉट ओनली दैट, वो आपको बहुत सारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे जिसकी जरूरत पिटिशन में पड़ेगी, लाइक पैरा 1 इंट्रोडक्शन ऑफ द इम्पुंग जजमेंट, डिक्लेरेशन, लिमिटेशन, वो सारा कुछ वहां से मिल जाता है। दूसरा फेज ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राफ्टिंग, कई बार स्टैंडर्ड होता है जो किसी बुक में प्रिस्क्राइब कर लिया गया, स्टैट्यूट्स में प्रिस्क्राइब कर दिया गया, यू कांट अल्टर इट, लाइक फॉर्म 28 स्पेसिफिकली फॉर 136। बट आपको 132, 133, 134 के लिए कोई फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं है। इसलिए उसके लिए रूल्स क्या कहता है, रूल ये कहता है कि एज पर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई द फॉर्म 28 ओनली।
यानी यदि एक दो पैरा कुछ ऐड करना हो, बढ़ाना हो, आप उसको मॉडिफाई कर लो, बट जो चीज स्पिरिट है वो रहने देना, सिनॉप्सिस रहने देना, लिस्ट ऑफ डेट्स रहने देना, है ना, क्वेश्चन ऑफ लॉ रहने देना, ग्राउंड रहने देना, प्रेयर बदल लो, डिक्लेरेशन भी रहने देना। तो ओनली चेंजेस इज द प्रेयर, क्योंकि उसमें अलाउ करने की बात कर रहे थे, अब आप प्रॉपर प्रेयर लिखेंगे और फैक्ट की जगह आप पिटिशन में एक पैराग्राफ लेंगे कि लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट इधर ही है, यही देख लो, दैट्स इट। अब देखिए, जनरली फर्स्ट फेज को अभी हम एंटर नहीं कर रहे हैं, पेपर 1 का सब्जेक्ट है, वहां से पिकअप कर लेंगे। पेपर 2 कंपैरिजन का स्टडी अब 15 मिनट का काम है, वी विल डू दैट बिकॉज वी नो द फॉर्म 28 क्या है। अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है कि व्हाट वुड बी द चेंजेस। नाउ लेट अस एंटर इनटू द थर्ड पार्ट व्हिच इज अ मच मोर रिगरस, कि पूरे पढ़ने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि इसको क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है और कैसे वो बनेगा। nutshell for the understanding of the entire issues। आज का डिस्कशन अभी आधे घंटे हो चुके हैं, नेक्स्ट 45 मिनट we will discuss only on the point that how we will develop the ground issues for the particular। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया है और थ्रू आउट हम लोग डिस्कस करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन रखता है। So the satisfaction of the court is important. In another words, रेगुलर अपील भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन है। सो रेगुलरली सुप्रीम कोर्ट उस चीज को नहीं करती, एक्सेप्शनल कंडीशन में आपको अलाउ करती। इट्स नॉट द मैटर ऑफ रेगुलर, राइट की तरह आप आए और फाइल किए और चल दिए। जैसे हाई कोर्ट में है कि फाइल किए तो नोटिस होना है, वो एंटरटेन करना है, देन अल्टीमेटली वर्डिक्ट है। ट्रायल कोर्ट में कोई पिटिशन डाल दिया तो उसके डेस्टिनेशन तक जाना तय है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ समरली डिसाइड हो जाएगा फर्स्ट स्टेप पे, मैं एंटरटेन करूं या ना करूं, इट्स अ डिस्क्रिशन। सो प्राइमरली कंसर्न इज कि आप जज से लड़े नहीं, जज को सेटिस्फाई करें, जैसा मैंने एक लाइव वाला स्लाइड दिया था होली के अवसर पे ग्रुप में, और ये फैक्ट है। उसके लिए अनलेस अनटिल आप मैटर को नहीं समझेंगे तो मैटर को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। तो मैटर कैसा मैटर सुप्रीम कोर्ट में इंटरटेन होता है, ये हमारा आज का टॉपिक, और क्या चीज हमको उसमें चेक करना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन कर, यानी क्या इंग्रेडिएंट हम वहां इंसर्ट करेंगे, क्या कैप्चर करके हाईलाइट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करे, और वो पार्ट होगा सिनॉप्सिस का। याद रखिएगा, सिनॉप्सिस जब भी लिखते हैं तो पहले लॉ पॉइंट का वायलेशन लिखते हैं और उसके साथ सपोर्टेड फैक्ट को जरूर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, स्लाइड्स पे आते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? ये लो, ये है, नहीं मेरा, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में मैं एंटर नहीं करना चाह रहा हूँ कि लॉ डाउटफुल है या नहीं, उसको हम लोग लेटर ऑन एंटर करेंगे, बट कैसे समझे, माने केस में हम क्या ढूंढे, सो दैट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अपने आप इमर्ज होकर के आ जाए। एम आई क्लियर व्हाट इज द एजेंडा फॉर द डे? यस सर। उसमें कुछ चीजें हम ढूंढते हैं जिसकी वजह से हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं। मैं आपको सिर्फ उन सारे चीजों पे ले जाना चाह रहा हूँ। ये 10 पेज का डॉक्यूमेंट आपके साथ हम लोग शेयर करेंगे, जिसमें सब्सटेंशियल वगैरह लिखा हुआ है, उसको हम नहीं जाते, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ उस पर भी नहीं जाते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दीज थिंग्स आर, ये देखिए, ये हेडिंग आपके पास है, ये है इंटरफेरेंस विद द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट।
थोड़ा और नीचे आए तो आप ये देखेंगे नहीं, यहीं से चलता, ये किस सेक्शन में है, कैसे है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरफेरेंस विद द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट, इसको हम थोड़ा ब्रॉडर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कब ऑर्डर में इंटरफेयर करना चाहती है? यदि हम ये समझ लें तो उसी चीज को आगे कर देंगे कि नाउ दिस इज द कंडीशन, योर इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड एंड कोर्ट वुड बी सेटिस्फाइड। अदरवाइज उस चीज को आगे किए बिना हम सारा दुनिया भर की चीज आगे करते रहे तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होगी। कोर्ट ढूंढेगी कि व्हाई शुड आई इंटरफेयर, राइट। सो द इंटरफेयर वर्ड में ले रहा हूं, बट इंटरफेरेंस के लिए कई चीजें होती है। अब जरा उसको कैटेगराइज कीजिए। वन थिंग इज फाइंडिंग ऑफ फैक्ट विच इज लीडेड टू यूजुअली क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो ट्रायल कोर्ट के सामने होता है, राइट। वो फैक्ट फाइंडिंग, एक ने कहा मैंने थप्पड़ मारा, दूसरे ने कहा नहीं, अब इसको प्रूव करना पड़ेगा ना सर, द वेदर समवन स्लैप्ड और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। एक कहता है मैं वर्कमैन हूं, दूसरा कहता है वर्कमैन नहीं है, पूरी मेंटेनेबिलिटी उस पर बेस्ड है। कोर्ट डिसाइड करेगा ये वर्कमैन है ये नहीं, वो उसको डिसाइड करने के लिए फैक्ट देखेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ ड्यूटी, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस कैपेसिटी में था, तब पहले वो डिसाइड करेगा वर्कमैन एंड देन प्रोसीड फर्दर। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट के बेसिस पर ही डिसाइड किया जा सकता है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। सो फैक्ट की फाइंडिंग एक बार हो गई ट्रायल कोर्ट में, गलत या सही, इट वुड बी करेक्टेड बाय एपलेट कोर्ट, राइट। और सुप्रीम कोर्ट आने से पहले एक अपील एटलीस्ट एग्जॉस्ट हो जाता है, और मिनिमम वन अपील इज अ मैटर ऑफ राइट, राइट। सो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जब हो गया तो नीचे कोर्ट में बिल्कुल एक ट्रायल कोर्ट है और उसके ऊपर एक हाई कोर्ट है। एटलीस्ट क्या क्या संभावनाएं बनती है, जो फैक्ट ट्रायल कोर्ट ने फाइंड आउट किया, क्या है हाई कोर्ट क्या कर सकता है, या तो उसको मान ले बिना डिस्टर्ब किए कि फैक्ट फाइंडिंग इज करेक्ट, या फिर हाई कोर्ट क्या करे, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, इट्स नॉट करेक्ट, समथिंग अलग फैक्ट है, फैक्ट में कुछ करेक्शन कर दे, या पूरे के पूरे फैक्ट को ही बदल दे। नहीं नहीं, तुम्हारी फाइंडिंग गलत है, मेरी फाइंडिंग ये लो, ये सही है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस rendered before the court by the parties, criminal में by the prosecution only and even the accused also। तो कुल मिलाकर के जब प्रोसेस को हम समझते हैं, फैक्ट की बात यदि हम सिर्फ करते हैं, तो फैक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट आते आते एक वर्ड आएगा, इज दिस कंकरेंट फाइंडिंग और नॉट। कंकरेंट फाइंडिंग ऑन व्हाट, कंकरेंट फाइंडिंग ऑन फैक्ट। और हम ये पहले कह चुके हैं, थोड़ा मैं ये दिखा दूं, एक चीज मैं थोड़ा सा ये दिखा दूं, एक लाइन में आ जाऊं थोड़ा सा बस। व्हाट इज दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ? क्वेश्चन ऑफ लॉ इज द प्रॉपर लीगल इफेक्ट ऑफ द प्रूव्ड फैक्ट्स। जो फैक्ट प्रूव हो गया है, उस फैक्ट पे कौन सा लॉ अप्लाई करना है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। और जो लॉ अप्लाई करने वाला है वो लॉ ही क्लियर ना हो, तो लॉ की क्लियरिटी पहले जरूरी है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन हम रेज करते हैं जहां लॉ की क्लियरिटी रिक्वायर्ड है, उसको कहते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अदरवाइज पहला स्टेज है फैक्ट को प्रूव कर दें और उस फैक्ट को अप्लाई करें लॉ पे, व्हिच लॉ वुड बी एप्लीकेबल,
properly, that is the question of law. Does this law is applicable or not? So कुल मिलाकर के फैक्ट का रोल है, पहली बात ये है फैक्ट का रोल है, इंपॉर्टेंट है फैक्ट, प्रूव्ड फैक्ट, नॉट ऑल फैक्ट एज पर लॉ, एविडेंस एक्ट और उसके हिसाब से। और दूसरा ये है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट पे कोर्ट अपना परसेप्शन बनाती है, जिसको कहते हैं फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। फैक्ट फिक्स है, कोर्ट उसको एनालाइज करने के बाद प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट पे अपना ब्रेन अप्लाई करती है और वो क्रिएट करती है एक अलग प्रोपोजिशन, एजम्पशन, प्रिजम्पशन लगा करके, और वो कहती है कि नाउ दिस इज द सिचुएशन, इसने मारा या नहीं मारा, ये वर्कमैन है या नहीं है। So this is called the finding of fact. Am I clear up to this point? So finding of fact is the jurisdiction of the court by way of, and finding of fact को application of law पे ले जाती है, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग हो गया, अब ये किस लॉ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचती है कि इसको क्या करना चाहिए, इसको देना चाहिए, उसको देना चाहिए, पनिशमेंट देना चाहिए, इतना होगा या उतना होगा, 302 सेक्शन अट्रैक्ट करेगा या नहीं, या कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट करेगा, और इसका पनिशमेंट क्या होना। Am I right? So लॉफुली प्रोसीड करने के लिए मैं दो चीज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, एक प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट, एक उसके पहले का सिचुएशन, एविडेंस रेंडर्ड बिफोर द कोर्ट, एग्जिबिट, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस एंड फैक्ट्स। दूसरा ये है प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट्स, उसका एक छोटा सा सबसेट है, और तीसरा पार्ट ये है कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ विद द फैक्ट, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लॉ। सो दो पार्ट है, एक है फाइंडिंग ऑफ फैक्ट और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑन द प्रूव्ड सेट ऑफ फैक्ट। अब मैं फिर वापस अपने जगह पे जाता हूं। सो सिचुएशन एक है जहां हम ये कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग ऑफ फैक्ट किया और उस पर लॉ अप्लाई किया और जजमेंट रेंडर किया। वन पार्टी एग्रीव्ड, अप्रोच बिफोर द हाई कोर्ट और एपलेट कोर्ट, और एपलेट कोर्ट ने ये कहता है कि इसकी चैलेंज करते समय आप ये कहेंगे ना कि इसकी फाइंडिंग ऑफ फैक्ट इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं तो गलत है ना फाइंडिंग ऑफ फैक्ट पे, और तभी तो ये गलत कंक्लूजन पे लैंड कर गया। सो एपलेट कोर्ट ये कहती है कि नहीं, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट इज करेक्ट, नीड नॉट एनी इंटरफेरेंस, लॉफुली उसने फाइंडिंग ऑफ फैक्ट है। ऐसे सिचुएशन को कहेंगे कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट, राइट। सो यहां पर आप ये लाइन देखें, यहां एक लाइन यहां मेंशन किया हुआ, कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट ऑफ द टू कोर्ट बिलो। सो सिचुएशन ये है, मैं थोड़ा सा रीड आउट कर दूं एक झटके में, ये डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। वन, where the finding of fact have become final because the appellant did not challenge them in the appeal below. The Supreme Court would not allow such finding to be challenged before it for the first time. और ये 1059 है, वो 1059 नीचे साइटेशन देख लीजिएगा। Thus, the Supreme Court did not interfere in the finding of fact by the High Court. अब इमेजिन कीजिए, आप आपके सामने क्वेश्चन ये है, और क्वेश्चन जो आया है उसमें ये कहा हुआ है कि कोर्ट बिलो में ट्रायल कोर्ट ने एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट दिया और हाई कोर्ट में अपील में हमने उसको चैलेंज ही नहीं किया, मतलब हम एग्रीड नहीं है उस पॉइंट से, और अब हम सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करना चाहते हैं। आप क्या कीजिएगा? वो एसएलपी मेंटेनेबल होगा?
जिस चीज पे आप एग्री हो चुके हैं उसी चीज पे वापस आप लड़ना चाहते हैं, और यदि एनी हाउ सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन भी करता है तो रिमांड बैक करेगा हाई कोर्ट के कि तुम्हारा ड्यूटी था, पहले तुम डिसाइड करो, इजंट इट। और कई बार ऐसा होगा कि डाइवर्जेंट फाइंडिंग, अब आप यहाँ पर दूसरा लाइन देखिए, या यहाँ तक देख लिया, where the permissible capacity of transfer related to the scientific known how the court declined to interfere when the high court per inquirium decided a case based on an error of fact, the judgment was set aside and the matter rendered। इसको अब रहने दीजिए, दूसरा पॉइंट पर आइए। पहला पॉइंट यहाँ पर था where the finding of fact have become final because the appellant did not challenge them in the appeal below. The Supreme Court would not allow such finding to be challenged before it for the first time. Thus, the Supreme Court did not interfere in the finding of fact by the High Court. कहानी यहाँ ये है कि एक ही चीज रिकर नहीं होना चाहिए, जो एरर है उस पर करेक्शन होना है। ट्रायल कोर्ट ने रिगरसली उसको कर लिया काम, यदि कोई एरर पॉइंट आउट है तो एपलेट कोर्ट करेक्शन करेगा, और एपलेट कोर्ट ने भी यदि कोई एरर किया है तो उस एरर को सुप्रीम कोर्ट करेक्शन करेगा। इंटायर चीज को थोड़ी चलाएंगे, मैंने हर जगह ट्रायल फिर से थोड़ी चलाएंगे, रीस्टार्ट ऑफ द ट्रायल, रीस्टार्ट ऑफ द ट्रायल, नहीं ना। जो वर्क है उसको ड्यू रिस्पेक्ट देते हुए जस्टिस इंश्योर करने के लिए करेक्शन करेंगे अपील में, एज एंड व्हेन जहां जहां प्रॉब्लम है उस जगह को, और जस्टिस इंश्योर करेंगे अल्टीमेटली। दूसरा पार्ट ये कहता है द सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट ordinarily interfere with the concurrent finding of fact of the court to court below, the reason being that when fact have been fairly tried by two courts upon a proper consideration of evidence, upon proper consideration of evidence, आप ये डेमोन्स्ट्रेट कीजिए कि एविडेंस का एप्रिसिएशन प्रॉपर नहीं है। नाउ अब आपको एविडेंस में जाना पड़ेगा और इस कोर्ट को बताना पड़ेगा कि इस एविडेंस का एप्रिसिएशन यहाँ क्लियर नहीं है, ढंग से नहीं हुआ, और यदि ढंग से हुआ होता तो फाइंडिंग ही गलत हो जाती और फिर से लॉ का एप्लीकेशन गलत हो जाता और रिजल्ट कहीं और जाता। समझ रहे हैं मेरी बात को? सो द वर्ड इज हियर प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस। यदि है देन यू हैव नो स्कोप हियर, और यदि नहीं है देन यू हैव फुल ऑफ द स्कोप टू एंटर इनटू द कोर्ट, और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। समझ रहे हैं बात को? सो द बात यह है कि आपको केस पढ़ते समय क्या पकड़ना है, आपको पकड़ना है डज दिस एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट किया गया है। और यदि आपने वहां पकड़ लिया और देख लिया कि नहीं ये सब, आप अगले एरर की तरफ लीड करेंगे। और अगला एरर क्या है? सो एक पॉइंट आपके ब्रेन में आज सेट हो जाना चाहिए कि एविडेंस में आप ये चेक करेंगे कि प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस है या नहीं। यदि नहीं है या कहीं से भी आपने पिक कर लिया, दिस इज द बेस्ट ग्राउंड टू यू टू प्रोसीड बिफोर द सुप्रीम, and the entertainment of your case the probability is very high। आप समझे? समझ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो भी मैंने मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। कोर्ट सीधा सीधा पूछती है कि दो कोर्ट फाइंडिंग क्लियर है, कंकरेंट फाइंडिंग, व्हाई शुड आई इंटरफेयर? एक कोर्ट ने गलती किया दूसरे कोर्ट ने भी गलती करेगा, इसकी क्या गारंटी है? मतलब आपके इंटर करने की संभावना बिल्कुल निग्लिजिबल हो गई है, क्योंकि अभी अभी मान दूसरे केस में आएंगे, मान लीजिए कि एक कोर्ट की फाइंडिंग कुछ और है, दूसरे कोर्ट की फाइंडिंग कुछ और है, तो कंट्ररी व्यू आ गया ना। आप यहाँ पर कोर्ट को ये कह सकते हैं आइदर दिस करेक्ट और दैट करेक्ट। हाई कोर्ट रॉन्ग कैसे है?
हाईकोर्ट ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं ना सर, तो आप ये कहेंगे कि हाईकोर्ट रॉन्ग कैसे है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है, और ये कहते हुए कि एक कोर्ट की फाइंडिंग करेक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? तो उस समय आपको यही देखना है कि उस कोर्ट की फाइंडिंग और हाई कोर्ट की फाइंडिंग में डिफरेंसेस क्या है। डज दिस कंकरेंट फाइंडिंग? और ये चीज आपको काउंटर लिखते समय भी आपको ये करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाले ने जो प्ली लिया है उसके अगेंस्ट क्या जा रहा है उसको आपको लेना पड़ेगा लाइन। पॉइंट हमारा यहाँ एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि एक पॉइंट आपको हमने आज दे दिया जो आप ढूंढेंगे, पढ़ते समय ब्रेन में रखेंगे कि आपको ढूंढना है कि प्रॉपर कीप इन माइंड, कहते हैं ना कीप इन ब्रेन, कि प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस हुआ है कि नहीं, कोई एविडेंस छूट तो नहीं गया है, या कोई एविडेंस को एक्स्ट्रा इंफोसिस तो नहीं दे दिया गया है, या थोड़ा वेटेज दे करके छोड़ तो नहीं दिया गया है, राइट? So evidence is the one point where you have to be focused. Now, in case of concurrent finding of fact, अभी देखिए, and some conclusions have been reached by both, it is not in a public interest that the facts should be examined, again examined by the ultimate court of appeal. It will interfere, it would आप इस सब में मत जाइए, बस इतना रखिए कि proper consideration of evidence. It would interfere where such finding and conviction have been recorded on mere conjuncture or erratic evaluation of record, evidence of record. उसी का एलोबरेट कर दिया गया। दिस इज ऑल्सो कन्फाइंड टू एविडेंस। एक बात कह दिया कि प्रॉपर, अब ये दूसरा बतला रहा है व्हाट इज इम्प्रॉपर, कंजक्चर एंड erratic evaluation of the evidence on record. This is improper. यदि ऐसा है कोर्ट विल इंटरटेन। तो ये ग्राउंड आप लेंगे जब आप एसएलपी ड्राफ्ट करेंगे, आपको ये मिल गया मेयर कंजंक्चर इवैल्यूएशन ऑफ द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज ये एक ग्राउंड है, बिकॉज erratic evaluation of the evidence of record, because improper consideration of evidence of record by way of, उसके बाद फैक्ट का वो लाइन लीजिए कि ये फैक्ट था और ये कंक्लूड ये ले लिया इसको जो नहीं गलत होना, फैक्ट से सपोर्ट करे तो कंप्लीट हो गया, दैट इज द सिनॉप्सिस। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको हम ले चलते हैं, द कोर्ट में रिफ्यूज टू एग्जामिन, आप उसको छोड़ दीजिए, तीसरे चौथे पर आइए। पहला पॉइंट क्या था, एविडेंस सेंट्रिक, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड एंड प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस। ऑन द अदर हैंड, the practice of non-interference in a case of concurrent finding of fact is not a cast iron rule, and there may occur cases of such an unusual nature as well as constraints of the court to depart from the practice. Thus, if, ये line important है, if there has been a miscarriage of justice, दूसरा ग्राउंड है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। आप ये भी सर्च करेंगे, न्याय कुछ और होना था और अन्याय हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट आपको बता देगा न्याय हुआ या नहीं हुआ, माने आपके क्लाइंट को इरिपेयरेबल लॉस क्या हो रहा है या रिपेयरेबल लॉस क्या हो रहा है, यही अन्याय का बात है, जो उसको मिलना चाहिए और अल्टीमेटली सब्सटेंशियली वो फेल है, नहीं मिला, मैंने इसीलिए पूरा प्रोसीजर चला, वो चीज मिलना था और मिला ही नहीं। सिंपल शब्दों में कहते हैं, और उसको अभी हम एलोबरेट करेंगे कि किसको कहते हैं अन्याय, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस में क्या क्या आता है, अब आप देखिए। और के बाद एक और टूल आपको मिल गया है, द वायलेशन ऑफ सम प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर, सम प्रोसीजरल लॉ का वायलेशन,
या प्रोसीजरल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं, नॉर्म्स है, जुरिस्प्रूडेंस है, ये नहीं होना चाहिए, उसका वायलेशन। तो कहने का मतलब अब 3 पॉइंट आपको मिल गया। पहला पॉइंट ये था इम्प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस, दूसरा पॉइंट ये है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, और तीसरा पॉइंट ये है द वायलेशन ऑफ सम प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ प्रोसीजर। ये 3 चीज, जैसे क्रिमिनल में ये कहा गया है कि अपील में यदि कन्विक्शन को आप अफर्म कर रहे हैं या कन्विक्शन को माने एक्विटल को कन्विक्शन में ला रहे हैं, तो आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा कि क्यों लेके आ रहे हैं। दिस इज द प्रिंसिपल। और कोई जज बिना प्रिंसिपल दिए हुए या अदरवाइज प्रिंसिपल दे करके उसको कन्विक्ट कर देता है, तो दिस इज अ वेरी गुड केस, फिट केस to entertain or interfere by the Supreme. Am I clear up to this point or not? तो ये वो पार्ट है, ये 3 वो पैरामीटर लाइन है जो कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट में भी इंटरफेयर रिक्वायर्ड, जो कि एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट पार्ट है सुप्रीम कोर्ट। Am I clear up to this point? कंकरेंट फाइंडिंग ऑफ फैक्ट के अगेंस्ट यदि किसी मैटर को आपको इंटरफेरेंस वारंटेड देखना है, तो ये 3 चीज आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, इस 3 चीज को आपको ग्राउंड में लेना पड़ेगा, इस 3 में से कोई एक को या तीनों को आपको सिनॉप्सिस में लेना पड़ेगा एज द केस सजेस्ट। तो केस के अंदर आप यही तीनों चीज ढूंढेंगे। और याद रखिएगा सर एक ये सर तीनों रिपीट करेंगे सर, एक बार रिक्वेस्ट है सर। हाँ, आपके स्क्रीन पे ही मैं थोड़ा दिखा दूं उसको। वन इज प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ एविडेंस, जिसके लिए नीचे लिख दिया हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन मेयर कंजंक्चर एंड इरेटिक इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड। और ये चीज जानते हैं आप अपने सेंस से, लीगल सेंस से ही जज कर पाएंगे कि ये वायलेट हो रहा है या नहीं। उसके लिए आपको अपने ब्रेन पे ही भरोसा करना पड़ेगा। जिस समय आप मैकेनिकल हो गए, गिव अप कर दिए, देन यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई इट। दैट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। सर, और तीसरा यहाँ पर ये है जो अभी हमने आपको ये बताया, कहाँ गया, ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस और अच्छा, अगला कंटेंट में जो 5वां पॉइंट है ना, 5वां पॉइंट वो बड़ा मजेदार है। मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कब कहेंगे उसको पॉइंट डाउन किया हुआ है। व्हाट इज द मतलब ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस? सी, miscarriage of justice in this context means such a departure from rules which permit all judicial procedures as to make that which happened not a proper use of word judicial proceedings at all, or a violation of principle of natural justice. So gross violation of principle of natural justice प्लस एक चीज और याद रखिएगा, प्लस और वो प्लस बहुत जरूरी है, प्लस जो है ना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा कि नॉट ओनली जस्ट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिकॉज ऑफ दैट दिस लॉस इज हैपन टू योर क्लेम, टू द पिटिशनर और एनीवन। सो वायलेशन प्लस लॉस is equal to miscarriage of justice. सर ये लास्ट लाइन is equal to miscarriage of justice. So miscarriage of justice को कई सेंस में हम लेते हैं, उसमें से एक है the violation of principle of natural justice। ये क्लियर कट यदि डेमोन्स्ट्रेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एरोनियस के तरफ लीड करेगा, वो लॉस के तरफ लीड करेगा। दूसरा ये है डिपार्ट फ्रॉम रूल्स, जो गुड प्रिंसिपल है उसके रूल से आप डिपार्ट कर गए। तीसरा ये है where there is a substantial failure of justice, that is when the finding is not supported by any evidence on record। फाइंडिंग आप ला रहे हैं कुछ और एविडेंस कुछ और, अलग कहानी कहती है।
This is also called miscarriage of justice. अगेन पहले वाले पॉइंट से कनेक्शन आ गया, इम्प्रॉपर। तीसरा ये है where the finding is so perverse that it shocks and the conscience. Perverse means what? कि जो आपने फाइंडिंग लाया है, ले तो आए हैं, मेन चीज जो होना चाहिए था उसको छोड़ दिए, कहीं भी जजमेंट पे डिस्कस ही नहीं किया, डेलिबरेटली आप उसको साइड कर दिए ताकि ये आ जाएगा तो आप गलत की तरफ चला जाएगा, मैंने जबरदस्ती प्रूव करना। दिस इज कॉल्ड द परवर्स। तो तीसरा पॉइंट ऑल्सो इज कॉल्ड परवर्स, which is also connection with the miscarriage of justice. And चौथा है where the finding of court is so based on the erroneous proposition of law. अब गलत proposition ही डेवलप कर ले रहे हैं, जो अंडरलाइंग फाइंडिंग ऑफ फैक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही वो उस पर एप्लीकेबल है। यदि ये सारी चीजें आती है विच इज कॉल्ड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो आपको यही सारी चीजें ढूंढनी होगी आपके फैक्ट में, आपके केस में। और जिस समय वो केस बन गया, आपके ये वर्ड क्लियर है, आप सीना ठोक करके ये सारी चीजें को आप एज ए ग्राउंड बनाइए और एज ए इसमें लीजिए, इसमें इश्यूज में लीजिए कि वेदर ऐसा किया जा सकता है क्या। However, the set principle is this: does they violate in this particular case? They are allowed to do like this. Does this not amounted as miscarriage of justice? This is the synopsis. Synopsis में आप miscarriage of justice या फिर improper appreciation of evidence कर लेते हैं या फिर violation of some principles कर लेते हैं, then what left? यही तीनों जगह पर तो आपको confine करना, और आपके केस में से इसी चीज को तो ढूंढना है। ये ढूंढ करके बाय वे ऑफ दिस फैक्ट आप जैसे ही कनेक्ट करते हैं, आपका प्रेयर भी क्लियर हो जाएगा, ग्राउंड भी क्लियर हो जाएगा, और इवन आपको ये सिनॉप्सिस भी शानदार आ जाएगा, और लिस्ट ऑफ डेट भी लिखा जाएगा। सिर्फ वही पॉइंट लिखिए जहां से ये वायलेट हो रहा है। थोड़ा और मैं एलोबरेट करूं, दूसरा केस ये है कि कंकरेंट फाइंडिंग नहीं है, डाइवर्जेंट फाइंडिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये मच सीरियस है, मतलब पहले से एक डाउट लेकर के आ रहा है, एक ने फाइंडिंग किया, दूसरे ने डाइवर्जेंट किया। क्वाइन पे आप कहेंगे कंकरेंट फाइंडिंग तो सिंक्रोनाइज कंडीशन है, हाउएवर डाइवर्जेंट फाइंडिंग कंट्राडिक्शन है अमंग कोर्ट बिलो। सो डाइवर्जेंट फाइंडिंग के केस में क्या करेंगे, इसमें भी आप देखिए, यहां तो ऑलरेडी ये सारा लिखा हुआ है, देखिए यही चीज चेक होता है। Even the divergent finding, miscarriage of justice is there, wholly unsupported by the evidence, जो अभी अभी डिस्कशन किया, it partly on misreading of the evidence, evidence को गलत रीड कर लिया, partly on non adventure और important material of evidence, जो important है उसको छोड़ दिया और otherwise ले लिया, और material circumstances have been overlooked, जो देखना चाहिए था उसको छोड़ दिया। मैनिफेस्टली रॉन्ग और अनरीजनेबल अप्रोच वो है। तो आइदर अप्रोच हो और एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट हो और प्रिजम्पशन हो, कहां गड़बड़ है वो आपको निकालना है, गलत कहां हुआ, सिर्फ एक ही चीज आपको अपने सेंस से लाना है, और वो आप ले आए तो आपकी सिनॉप्सिस भी तैयार है, ग्राउंड भी तैयार है, और ये भी। सो किसी भी ड्राफ्टिंग के केस को पढ़ते समय आपको सिर्फ इसी चीज पे फ्रॉम फैक्ट ब्रेन में रखना, और स्पेशली टारगेट रखना है हाई कोर्ट को, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या गलती, इवन ट्रायल कोर्ट के गलत फाइंडिंग को कनकर करना भी हाई कोर्ट का के एंड पे प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट हम आपको और दिखाना चाह रहे हैं इसी पॉइंट पे, अब आप लोग देख लीजिएगा, और सबके लिए साइटेशन आप चाहें तो साइट कर सकते हैं इसको, इस केस में कोर्ट ने ये फाइंड किया और वो फाइंड किया। ये देखिए, where the high court has given no reason why it differed from the finding of court below. Now there is a connection with the reasoning.
जिसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और बहुत तरीके से लेते हैं। सो रीजन ही वहां नहीं कोई दिया कि क्यों यहां से वहां डिफर कर रहा है, कुछ तो रीजन दो। रीजन यदि रहेगा तो वो सही रीजन रहेगा, प्रॉपर रहेगा, इम्प्रॉपर रहेगा। यदि इम्प्रॉपर है तो छूट गया, बढ़ गया, ये नहीं कंसीडर, वो नहीं कंसीडर था, आपने रीजन ही गोल कर दिया, मैनिफेस्टली एरोनियस। और यदि ऐसा जजमेंट आपको मिल जाए, फिट केस टू चैलेंज बिफोर द कोर्ट, ये कहते हुए कि ये देखो ऐसा रीजन नहीं था और मेरा ये लॉस हुआ हमारे क्लेम। आप ये कह दिए ना, नीचे जो चला है ठीक से चला ही नहीं है ना। दूसरा देख लीजिए, वेयर द हाई कोर्ट डिस्क्राइब्ड रिलेवेंट विटनेस ऑन एरोनियस ग्राउंड। डिस्क्राइब भी किया है लेकिन गलत ग्राउंड पे, मेयर रिलेशनशिप, जो कि वो उसका भाई था इसलिए ये रहा होगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप आगे आप थोड़ा सा चले तो आपको मैं एक पेज और दिखाना चाहता हूँ। मैं ज्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगा। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या है, समरली डिसमिसल क्या है, वो सब आप देखिए, आपका डोमेन है। अब मैं लिमिटेशन ऑन द एक्सरसाइज, देखिए वो जो पहले मैंने दिखाया था, दिस इज द कंडीशन फॉर द अपील, और फिर मैं दिखाने जा रहा हूं दिस इज कंडीशन फॉर 136, और आप ये पाएंगे कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये अपील का कहें या 136 का कहें, एकदम बेवकूफी है। हमको ये ढूंढ करके अपील में लगाना हो तो अपील में लगाएंगे, या 136 में लगाना हो 136। सेम थिंग इज गोइंग टू बी रिपीटेड। आप देख लीजिए यहाँ लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 136 है, इसका नेक्स्ट पेज विच इज द लास्ट पेज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, वो देखिए। अब सिर्फ एक लाइन लेना चाहते हैं, यहाँ देखिए। हेंस this power to be exercised sparingly and in exceptional cases where special circumstances are shown to exist or substantial and grave injustice has been done, the Supreme Court would be justified in interfering with the judgment of High Court where, यहाँ कितने कंडीशन नरेट किए हैं? 8 कंडीशन नरेट किए। ये 8 कंडीशन क्या है? The impugned decision is based on totally erroneous view of law, ignoring the settled principle of law. वही बात, प्रिंसिपल ऑफ लॉ का वायलेशन। दूसरा, the lower court conclusions are contrary to evidence and documents on record. वही बात, improper appreciation of evidence. The entire approach of the lower court is dealing with the evidence is patently illegal, leading to grave miscarriage of justice. यहाँ भी आ गया miscarriage of justice. या फिर impugned judgment is manifestly unjust and unreasonable based on erroneous law and fact. Law पे भी गलत है, fact पे भी गलत। लोअर कोर्ट हैज एक्सीडेड इट्स जुरिडिक्शन, अब उसको जुरिडिक्शन ही नहीं, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जा करके वो काम कर रहा है। देयर इज अनसर्टेनिटी इन लॉ ड्यू टू कंफ्लिक्टिंग डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। दो हाई कोर्ट का कंफ्लिक्टिंग डिसीजन, ये एक ही हाई कोर्ट का कंफ्लिक्टिंग डिसीजन है, उस पर आप एक को चूज कर लिए। या फिर द डिसीजन इज टेंटेड विथ मैलाफाइड, अब या फिर आप कोई एनी इंग्रेडिएंट प्रूफ है क्लियरली कि मैलाफाइड इंटेंशन। कुल मिलाकर के वही सारे कंडीशन नरेटेड है जो आपको ये कह रहे हैं, इतने सारे साइटेशंस है। तो ग्राउंड और क्वेश्चन ऑफ लॉ कैसे पिकअप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको मैं बंद करता हूं, फिर आगे आपसे डिस्कशन सेंटर करता हूं। सर मैंने पूरा कर लिया, अब आप लोग अनम्यूट करें अपने आप को
और ये बताएं कि ग्राउंड कितने तरीके से होने चाहिए। 3 डिफरेंट लाइन हमने आपको ग्राउंड के दिए हैं, 3-4। एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट, फाइंडिंग ऑफ लॉ, इम्प्रॉपर एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। सो जो कुछ भी होगा इसी के दायरे में एपलेट जुरिडिक्शन में आप घूमेंगे, यही सब चीज आप फाइंड आउट करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग दैट वी हैव टू फाइंड आउट एंड अप्लाई इट। तो रॉन्ग को फैक्ट के साथ कैसे एक्सपोज करना है, किसने गलत किया है, किसका ये है, किसका कंडक्ट कैसा है, वो सारा भी रॉन्ग का हिस्सा है। यदि कोई गलत ऑर्डर ले रहा है किसी तरीके से, The thing is this, you need to point out कि अब देखिए कोई प्रिंसिपल्स दे दिया गया, आपको सेक्शन दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि हो सकता है जुरिडिक्शन जंप हो सकता है सर्टेन प्रोसीजर जंप हो। आपको वही तो पकड़ना है। माने यू आर द रेफरी, आपको सिर्फ ये करना है, गलती कहाँ है वो पकड़ो। पूरे पढ़ते समय पूरा मैच देखिए, एम्पायर यदि क्रिकेट मैच में खड़ा होकर के मैच देखने लग जाए तो वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो ऑब्जर्व करता रहता है कि जहां गलत वो उसी समय अपनी उंगली या हाथ पांव हिलाना शुरू करता है टू पास सर्टेन मैसेज, आइदर फुटबॉल और क्रिकेट। सो यू आर द रेफरी ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जहां पर वो गलत हुआ उस जगह कोई एम्पायर अपनी आंखें बंद कर ले, उस एम्पायर को कैसा एम्पायर कहेंगे आप? महेश जी काइंडली म्यूट, महेश जी काइंडली म्यूट। क्लियर है कि आप कैसा एम्पायर बनना चाहते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग इज द पॉइंट ऑफ एम्पायरिंग। महेश प्रसाद जी म्यूट कर लें जी। So this is the point what we want to point out, क्योंकि यही चीज ड्राफ्टिंग है, यही कोर्ट को आप ले जाएंगे, उसके बाद वो सारा कुछ अपना आना शुरू हो जाएगा। ड्राफ्टिंग में और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसी पॉइंट को हम लोग कैप्चर करते हैं और यही पॉइंट हाईलाइट करते हैं। रेस्ट आर्गुमेंट पे आएगा, अभी आर्गुमेंट पे नहीं, ड्राफ्टिंग पे ही रह ले तो अच्छा है। या काउंटर बनाते समय यदि कोई मिसलीड किया है तो वो सारे पॉइंट्स लेंगे। मिला जुला करके कहानी ये है कि रॉन्ग थिंग अपने अपने कंसाइन से, जुडिशियल माइंड से आपको पिकअप करना, कहाँ गलत हुआ है एज ए गुड एम्पायर। हाउ वाज दैट? इज देयर एनी क्वेश्चन? Sir, absolutely clear everything, sir. Now I am able to analyze that you have correctly analyzed that कि हमें कैसे उसको पिकअप करना है। क्योंकि सर इनका जो पेपर होता है सर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। So you have clear all the basic things that these are the 4 pillars. You have to first focus on those pillars. Then you will opt whether this question may be attempted or not. नहीं, अभी आप जाकर के कोई भी क्वेश्चन पढ़िए ना, आपको साफ साफ फुटबॉल की तरह गलती दिखाई देगी, क्योंकि गलती को भी मैंने आइडेंटिफाई करने के भी एरिया मिल गए ना। और आपको मैंने क्लियर, देखिए लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने दिमाग में इसका डिस्टिंक्शन नहीं रखते कि ये फैक्ट है, ये एविडेंस है ना। एविडेंस एंड फैक्ट आर इन वन कैटेगरी। दिस इज द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। फाइंडिंग ऑफ फैक्ट मतलब कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट। सो दैट इज क्वेश्चन ऑफ लॉ। इन सारे चीज में डिस्टिंक्शन आपके ब्रेन में जैसे ही क्लियर आएगा, कोर्ट ने फाइंड आउट किया है ना, तो कोर्ट की गलती निकालेंगे ना सर, या लॉ में या फैक्ट पे। और वो चीज हाईकोर्ट को अप्रूव कहा और हाईकोर्ट कह रहा है कि नहीं ये सही है ये गलत, तो कहने से पहले हाईकोर्ट को कुछ नहीं करना है, एक रीजन देना है और तब उसको जो करना है करे। बिना रीजन के आप कुछ नहीं किए करेंगे। अपील इज अ मैटर ऑफ राइट। चाहे उसको कनकर करेंगे तो उसके लिए भी रीजन देंगे, आप उसको डाइवर्ट करेंगे तो उसके लिए भी रीजन देंगे, उसको मना करेंगे नया कुछ लाएंगे तो उसके लिए भी एक कंक्रीट रीजन देंगे। एंड रीजन मस्ट फ्लो फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट, राइट। और कुल मिलाकर के हाईकोर्ट यदि रीजन नहीं देती है अपने आप में मैनिफेस्टली एरर है।
इसमें सर एक पॉइंट और छोटा सा था सर, आई नीड टू हैव अ बिट ऑफ क्लैरिफिकेशन। जब सर इन्होंने पहला क्वेश्चन एसएलपी का दिया था इस लास्ट ईयर का, उसमें सर एक इन्होंने जैसे कंप्लीट एसएलपी के साथ कहा था, इफ यू नीड टू मींस गिव एनी अप्रोप्रिएट एडिशनल एप्लीकेशन सो यू कैन आल्सो ड्राफ्ट दैट। तो सर उसमें जैसे हम एक एजम्पशन ले सकते हैं, वैसे तो आपने लास्ट टाइम स्ट्रिक्टली मना करा था कि नो नहीं सर, एजम्पशन। उसमें हम अभी इंटर नहीं कर रहे, उसके लिए हमने पूरी लिस्ट बनाई है, थोड़ा नया चीज तैयार किया है। जैसे अभी अभी हमने एसएलपी के लिए ग्राउंड को क्लियर किया है ना, कुल मिलाकर के जितने तरीके के एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सारे एप्लीकेशन की हमने एक लिस्ट बनाई है, और उसमें क्या डिफरेंसेस है वो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और क्या ग्राउंड होगा। तो वो एप्लीकेशन और एडिशनल डॉक्यूमेंट जितने भी बनेंगे आप बना लेंगे। लेट मी डिस्कस द पॉइंट, इसलिए उसको अभी थोड़ा यहीं विराम दीजिए, क्योंकि थोड़ा अगले दिन भी डिस्कस करना है ना सर, तो कुछ पॉइंट वहां के लिए भी रहना चाहिए। बट एनीवे, हाउ वाज द डिस्कशन टुडे? देखिए 50 प्लस की अटेंडेंस अभी तक दिख रही है, 7-18। सब्सटेंशियल पॉइंट्स मिल गए हैं सर, थॉट प्रोसेस के लिए भी और ड्राफ्टिंग या कोई भी तो 2-3 प्रैक्टिस के लिए भी और पेपर के लिए भी। हाँ, कंपार्टमेंटलाइज आप कीजिए। इवन क्वेश्चन पढ़ते समय में भी आपका जो एक एनालिसिस हमने दिया हुआ है लास्ट टाइम, वो जरा देखिएगा। एविडेंस एंड रिकॉर्ड को एक साइड किया है, एफआईआर वगैरह का, समझे। प्रोसिक्यूशन का वर्जन अलग किया है, क्रिमिनल का था वो। ड्राफ्टिंग के लिए हमने एक सैंपल दिया था कि इस क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक करके स्टडी करना चाहिए, याद है अजय जी? उसमें हमने दिया था। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट की फाइंडिंग ये है, फिर हाई कोर्ट की फाइंडिंग ये है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ये, और उससे पहले क्लाइंट आपको ये सारा कहानी कहता है। तो क्लाइंट अपना दुख रो देगा कि क्या गलत है ना, तुरंत बता देगा आपको, और उससे आप पीछे ट्रेवल कीजिए, सीधा कनेक्शन आ जाए। सर मेरा पॉइंट जो है ना सर, थोड़ा सा इससे अलग था। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एसएलपी में एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन होती है, तो सर हम जब एसएलपी बनाते हैं, यू हैव करेक्टली सेट के हम जो सिनॉप्सिस लेंगे या जो भी कुछ लेते हैं उसमें लिस्ट ऑफ डेट्स और ग्राउंड्स, तो सर जो हम जैसे कोई चीज ऐसी होती है कि एक डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट है, तो हम उसमें वो एडिशनल डॉक्यूमेंट की एप्लीकेशन नहीं लगाते, तो एग्जामिनर क्या मार्क डिडक्ट करेगा, या वो जो उसने 40 मार्क्स उसने अपने माइंड में सेट कर रखे हैं वो 40 यदि मार्क्स देखिए, एग्जामिनर यूजुअली एग्जामिनेशन सिनेरियो इज टेस्टिंग समथिंग। तो एग्जामिनर यदि उस पर्टिकुलर पार्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कोर्ट बिलो में लगा नहीं है और आज रिक्वायर्ड है, उस पे ही पूरा कहानी टर्न कर सकता है। यू सर्टेनली नीड टू फ्रेम एन एप्लीकेशन फॉर दैट, क्योंकि वही आपको वो टेस्ट करना चाह रहा है, और आपने मैंने उसको सेटिस्फाई किया, देन यू विल गेट द मार्क्स, अदरवाइज फॉर दैट पोर्शन अलॉटेड मार्क्स यू विल लूज। ओके सर, करेक्ट सर। टेस्ट क्लियर है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत तब पड़ेगी जब वो डॉक्यूमेंट नीचे नहीं यूज हुआ, फर्स्ट टाइम वो डॉक्यूमेंट आप लेकर के आ रहे हैं बिफोर द कोर्ट। इसका रीजन भी तो देना पड़ेगा, व्हाई वी कुड नॉट प्रोड्यूस दैट डॉक्यूमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑब्वियसली रीजन इज द इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बगैर इनजस्टिस हो रहा है। Many firstly injustice is incurred because of this, और पहले वो हमारे कस्टडी में नहीं था, ये so many reason था। बट वो क्या है, वो तो आपके हाथ की बात है। आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं लगाया, तो वो अलग बात है, वो आपको कंफ्यूजन की तरफ ले जाएगा। उसके कंट्ररी आप उसको छोड़ दीजिए, एक पैराग्राफ ये डेडिकेट कीजिए कि हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, वो आप लिख दीजिए। आप ये सोचिए कि आर्गुमेंट के समय में कोर्ट यदि पूछेगी तो जवाब दिया जाए। एग्जामिनर तो आपसे पूछ नहीं रहा। दिस इज द स्मार्ट अप्रोच। उस सवाल से ही आप बच जाएंगे मैम, कि वो लिखना ही नहीं, जो हमको आता है हम वही लिखेंगे। और नहीं, यदि वो रीजन रिकॉर्ड किया हुआ है इन क्वेश्चन में वो रीजन रिकॉर्डेड है कि क्यों डिले हुआ है, वो रीजन ले लीजिए।
अपने मन से तो हम रीजन क्रिएट करेंगे नहीं ना। एनीथिंग एल्स? Everything clear, sir. Wonderful lecture, sir. Session, sorry. हाँ, ये सेशन है और इंटरेक्शन है। राजा जी, जो आपके मटेरियल था ये मिलेगा? अब आपने डाला हुआ है क्या आपको? जहाँ क्या जहाँ चीज? दिखा रहे मटेरियल जो हाँ, था? वो मैं अभी डाल दूंगा, वो मैं अभी डाल देता हूँ, वो ऑलरेडी डला हुआ है, बट फिर भी मैं डालूंगा। और इसका हमने अलग से नाम डाल दिया है। वो नाम ये डाल दिया है कि अपील ड्राफ्टिंग इंग्रेडिएंट, डीडी वसु। ठीक है, डीडी वसु एक्सट्रैक्ट, ये पूरे जो डॉक्यूमेंट हमने डाले हैं उसी के कुछ एक्सट्रैक्ट निकाले हैं, जिसमें आपको डिफाइन किया हुआ है क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, सबसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। और इसका 2 ही पेज पे हमने फोकस किया। एक पेज ये कहता है कि कब इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है, इन अपील या 136, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम क्लियर है, सेम ही है। थोड़ा सा 136 में बढ़ जाता है क्योंकि अपील फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट है ना। अब 136 एनी ऑर्डर के अगेंस्ट, उसको इंटरिम ऑर्डर से भी इनजस्टिस होगा, तो आपको बस इनजस्टिस डेमोन्स्ट्रेट करना है, दैट्स इट, रॉन्ग डेमोन्स्ट्रेट करना, पिकअप करके वो डेमोन्स्ट्रेट करना है कि क्या लॉस, उसमें 2 इंग्रेडिएंट है। कई बार लोग सिर्फ यही डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हमको क्या लॉस हो रहा है बिना मेरी गलती के। ये भी अन्याय है ना, इनजस्टिस है ना, न्याय दो, दैट्स इट, वो इंश्योर करो। We were going to start regular classes in the evening 1 hour now every सब कुछ start कर लीजिए वो, अब 2 महीने रह गए। हाँ, वो रेगुलर क्लास तो मैम इतने दिनों से चला है। वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एवरी डे समवन हैज टू वॉच 1 वीडियो फॉर दिस सेशन और लास्ट सेशन, तो ये सारे गैप होते चले जाएंगे। बट द थिंग इज दिस, मैं ये सोच रहा था कि एक बार फॉर्म फिलअप हो जाए, अभी नोटिफिकेशन आए, फॉर्म फिलअप हो जाए, फॉर्म फिलअप होने के बाद रेगुलर क्लास हम लोग एंटर करेंगे, बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। एंड टिल देन नेक्स्ट सेशन से वी विल डिस्कस अबाउट लीडिंग केसेस, आर्टिकल 141 एंड ऑनवर्ड्स। तब तक ये एथिक्स का पेपर और ये वाला 2 जो पेपर है ना हमारे प्रोफेसर, वो 2 पेपर 2 एक हफ्ता रख लीजिए ताकि हमको पूरा प्रेशअप हो जाए वो सारा। इफ यू वांट टू कवर इट एथिक्स, देन नेक्स्ट सेशन में हम लोग एथिक्स को ही कंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 सेशन लगना है, उससे ज्यादा तो लगना चलता रहेगा वो, दैट इज अ प्राइमरी पार्ट। 2 सेशन इज मोर देन सफिशिएंट, यानी मार्च डेडिकेट करते हैं, एथिक्स को कंक्लूड करते हैं, बट वो एथिक्स बार बार आएगा अभी। हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन पे रह जाते, वो जो थोड़ा सा पढ़ना, वो ड्राफ्टिंग में चले जाते हैं ना, तो वो चीज पढ़ने नहीं, को रह एथिक्स जाती से है, वो पहले दिमाग से लीडिंग निकल केस को लेना जरूरी था। चलिए एक ऑर्डर अरेंज करते हैं, पहले जाती है। लीडिंग केस का एक सब्सटेंशियल पार्ट एटलीस्ट आर्टिकल 141 को कवर करते हैं, देन वी विल एंटर इनटू द एथिक्स। सर यू आर करेक्टली सेइंग सर, लीडिंग केसेस पहले लेते हैं, उससे सर बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी होती चलेगी। एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज अप्लाइंग टू एवरीवेयर, एवरीवेयर। अप्लाइंग के साथ साथ सर डर भी सबको उसी में नाउ इस बार थोड़ा सा वो टेरराइज भी किया है, और हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो उसी पेपर को रिपीट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेशन उसी में है, इसलिए उसको अनटर्न छोड़ना है जिसमें, क्योंकि कई सेशंस को ड्राफ्टिंग को लेकर के हमने कई सेशन किए, हर सेशन में कुछ अलग है। यदि सबको एक साथ मिलाया जाए, एक कंप्लीट पैकेज की तरह इवॉल्व होता है और वो काम का है। और आज के डेट का जो डिस्कशन भी है वो भी बहुत प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट था कि तीनों लेयर में हमने डिस्टिंक्शन किया। हालांकि मेरे ब्रेन में ये तीनों लेयर था नहीं, बट आज वो आ गया और वो आपके सामने किया। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा सर, जो ड्राफ्टिंग के एंगल से लोगों ने आज सेशन अटेंड किया है या देखेंगे भी, लास्ट ईयर के 24 वाली जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एडवोकेसी, उसमें एपिसोड 11, 12 एंड 13 है। वो
they have been named as master class on drafting, तो वो भी आप देखें जरूर। अजय जी, एक और एक्सरसाइज हम करना चाह रहे थे सर जो आप ही कर पाएंगे, नहीं तो मुझे बहुत लंबा टाइम मिलेगा। सर जितने भी पिछले सेशन के जो वीडियोस हैं ना, सर उसकी लिंक और उसके सामने वो किस टॉपिक से रिलेटेड है डिस्क्रिप्शन, उसकी ठीक एक है डॉक सर, फाइल होनी चाहिए। ठीक है सर। गूगल डॉक पर या डॉक फाइल पर गूगल डॉक बना करके आप उसको शेयर कर लें तो, या फिर ऐसे भी शेयर कर लें हो तो जाएगा लोगों सर। को पर्टिकुलर पॉइंट पिकअप करना आसान होगा, इंक्लूडिंग मी टू। राइट सर। कि मुझे भी कभी लगा कि हमने क्या बोला नहीं बोला, तो वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है सर। हालांकि ये रिगरस काम की तरफ आपको हम पुश कर रहे हैं, बट ये कन्वीनियंट पार्ट होगा। कॉपी पेस्ट ही है सर, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो लिंक भी होगा और लिंक के सामने वो टॉपिक्स तो लोग अपना, या फिर उसके नीचे लिंक टॉपिक डिस्क्रिप्शन के नीचे वो पर्टिकुलर लिंक, पहले डिस्क्रिप्शन देन बिलो लिंक, एक टेबल में जनरेट कर लेते हैं तो नहीं, मेरे को लगता है प्रॉपर्ली कि वहां हम लोग लोकेट जब कर राजीव सिन्हा क्लासेस करते हैं तो उसमें 24 के सारे क्लासेस आते हैं, आई थिंक अभी सारे हैं, जितने अभी पुराने जितने भी डिस्कशन हाँ, हुए हैं वो सब आ सब रहे हैं। उस पर अवेलेबल है। यस यस। Sir, I have gone most of the videos, sir, of previous years are very elaborative, sir. God has given you as a gift to all of our अरे सर, members. मुझे भी देखना है कि हमने क्या बोला है, क्योंकि बोलने के बाद मैंने पहले कभी देखा नहीं है, तो आई नीड टू एग्जामिन इट। कई बार मुझे लगता है कि कहीं गलत ना बोल दिया होऊंगा मैं। नहीं सर, सारी सर एवरीथिंग गुड सर, चाय की पत्ती वाला फॉर्मूला एंड सर 8 का प्रिंसिपल एंड क्रिकेट पिच यू हैव गिवन विद ऑल द बेसिक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड इन द इजीएस्ट वे। तो सर इन सबको हम सबको दोबारा वो वीडियो देखने चाहिए आपके पास क्वेश्चन पुट करने से पहले। नहीं, वो लिस्ट जो है ना, एक बार लिस्ट आ जाएगी ना तो मेरा वर्डन भी कम होगा और आप लोगों के लिए भी वो कन्वीनियंट होगा, क्योंकि वो एग्जॉस्टिव पार्ट है। और यदि जरूरत पड़ी, मेरे लिए यदि जरूरत पड़ी, तो आगे का जो सेशन होगा वो एक कंप्लीट पैकेज इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, एक कहते हैं ना यूनिवर्सल सेट, वो सब कुछ को कंसिडर करते हुए एक मास्टर पैकेज कह लेंगे। हालांकि टाइम आल्सो फैक्टर है, आप जितना टाइम देंगे उतना ही एलोबरेट करेंगे। आज मैं एक लाइन में कह सकता था कि गलत निकालिए और उसको लीजिए, कि वही इशू एंड ग्राउंड है, बट 1 घंटे तक उसको ही हमने एलोबरेट किया है, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं, बट एक जगह कंपाइल रहेगा पेपर वाइज तो वो भी आसान रहेगा। इस पेपर के लिए इसी लिंक को हमको ये करना है और वो लिंक हमने देख लिया। चलें, हैव अ नाइस डे सर। Yes sir, really so Thank you nice very of you much. Ajay. Thank you. Thank you so Yes, sir. much and